बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 में एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी हमारा एक चैप्टर है। पेज नंबर 149 पर ये है। या आप बुक में देख सकते हैं, इसकी रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क को समझते हैं इन सेंस ऑफ फिजिक्स। पहले हम वर्क को समझेंगे कि वर्क क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो आम वर्क होता है, जो कि हम आम डेली लाइफ में वर्क डन करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है और ये जो हम वर्क डन पढ़ रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। क्लियर? सो फिजिक्स के सेंस में वर्क डन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स ऑन डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन तब होगा, तब पॉसिबल होगा फिजिक्स के सेंस में कि जब तक हमारे पास फोर्स क्या करें, फोर्स डिस्प्लेस करें। फोर्स डिस्प्लेस करें किस चीज को? एक बॉडी को। क्लियर? इन इट्स ऑन डायरेक्शन। वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स में हमारे पास क्या है? डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। क्लियर? अच्छा, सो जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं और फोर्स क्या करें, उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को डिस्प्लेस करता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये वर्क डन हो गया है। क्लियर? लेट ये मार्कर है। क्लियर? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने यहां पे रखा है। क्लियर? अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माय आर्म। अपने हाथ की वजह से मैं इसको अभी फोर्स कर रहा हूँ। अब इसको मैं डिस्प्लेस करूँगा। सो डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि ये अपनी पोजीशन को चेंज करे। लेट मैं इसको यहाँ पे ए पोजीशन पे रखता हूँ, ये ए पोजीशन पर है, और जब मैं इसको फोर्स करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, सही, तो ये आके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया है पॉइंट बी पर। सही? तो ये क्या हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट है। सही है? और यहां पे जो मार्कर पड़ा हुआ था, क्लियर, ये ऑब्जेक्ट था ना, इसके ऊपर मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाई कर दिया। सो फोर्स जब हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है तो ये डिस्प्लेस हो गया है और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया है। फोर्स भी मैं इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, तो ये मार्कर, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। क्लियर? सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि यहां पे हमारे पास वर्क डन हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट जो डिफिनीशन है, आप इस तरह की सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट तो आप लोग के समझते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन भी इसको हम कह सकते हैं, एक नया नाम है उसका प्रोडक्ट के। जब हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं, उसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो वो हमें क्या देता है? वो हमें वर्क डन देता है। क्लियर? अच्छा जी, मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या है? It is represented by capital W. सही है जी? Capital W is equal to F multiply S. We know that यहाँ पे जो हमारे पास ये F है, ये क्या है? फोर्स है, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसी डायग्राम से आप लोग इसे समझ सकते हैं। क्लियर? सो फोर्स मैं लगा रहा हूं और उसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है।
तो इसको हम कहते हैं वर्क डन। अब इस डायग्राम को आप लोग देखिए। When a person push a box which have some specific weight from point A to B, when this person applied force, so what we will see, the box will displace from point A to point B। जब हम ऑब्जेक्ट पे इस बॉक्स पे जिसका वेट W है, we know that W is equal to mg, so वेट सेम रहेगा। क्लियर? क्योंकि इस बॉक्स का कोई स्पेसिफिक वेट होगा। अब जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम जब इसको पुश करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम पॉइंट ए। ये अपना पोजीशन, इसका पोजीशन इनिशियल क्या है, पॉइंट ए है। जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस पे, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है बाय द हेल्प ऑफ फोर्स, और पोजीशन बी पर आ जाता है। अब पहले इसकी पोजीशन ए थी, अब इसकी पोजीशन बी हो गई। क्यों? क्योंकि इसको हमने डिस्प्लेस किया बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो जब आप लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, और उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वो जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसी साइड पे होगा जिसका डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आप लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। क्लियर? डिफरेंट एग्जाम्पल है, हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। आप लोग अगर मतलब कोई कार वगैरह है उसको हम पुश करते हैं, क्लियर, उसको हम धक्का देते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो चार लोग आ जाते हैं और गाड़ी को हम पीछे से धक्का दे देते हैं। तो गाड़ी किस डायरेक्शन में जाती है, उसी डायरेक्शन में जाती है जो हम उसको फोर्स दे रहे हैं। हमारी फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही उसकी डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में वो कार डिस्प्लेस होगी। ऐसा नहीं है कि हम कार को डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करें और कार जो है ना उल्टी डायरेक्शन में जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। सो डेली लाइफ में जो वर्क डन की हम बातें करते हैं ना, उसमें हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। क्लियर? ये अगर आप लोग देखें ना तो ये मोशन के साथ रिलेट करता है। आम लाइफ में हम चलते फिरते हैं, क्लियर, लेट से हम देखें खाना भी खाते हैं, ये भी एक वर्क डन है ना, क्लियर, सोते हैं, इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज हम डेली लाइफ में करते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, क्लियर, और गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो ये सारी भी वर्क डन है। लेकिन इन सेंस ऑफ फिजिक्स वर्क डन को हम इसी तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे पास वर्क डन तब हो सकता है जब क्या करें, एक बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और उसी फोर्स की वजह से बॉडी क्या करे, डिस्प्लेस हो जाए। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए सवाल है ना, तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी जिस डायरेक्शन में, जिस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, बॉडी डिस्प्लेस होगी। क्लियर? और दूसरा डिफिनीशन ये भी है कि हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। फिर आप लोगों ने डायग्राम को देख लिया, सही। अब हम देखें फिजिक्स में आप लोगों ने यूनिट्स पढ़े हैं, क्लियर, ऐसा यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसी तरह हर एक क्वांटिटी का वर्क भी हमारे पास एक क्वांटिटी है, तो वर्क का भी हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल। इसका भी हम एक स्पेसिफिक यूनिट डिराइव करते हैं, क्लियर। और आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये डिराइव क्वांटिटी है। ये चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है, क्लियर। क्यों डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है, ये भी, ये बेस क्वांटिटी है। सो हमने पढ़ा है कि डिराइव क्वांटिटी
वो क्वांटिटीज होती हैं जो हमें दो बेस या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से मिल जाए, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? सो ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई है, वर्क डन। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। इसका वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा? जूल, जो कि रिप्रेजेंट करता है G से, सॉरी J से, which is represented by J in the SI unit of work done is joule, which is represented by J। अब देखिए वर्क डन, वर्क की जगह हम जूल लगाएंगे, J लगाएंगे, इज इक्वल टू, अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ये हमें पता है, ये चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 में हमने ये डिटेल्स में पढ़ा है। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। सो जब हम इस, अगर आपसे कोई पूछे ना कि 1 जूल की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों ने इसको कहना है कि 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे एक ऑब्जेक्ट पे और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो ये क्या होगी? 1 जूल की वैल्यू होगी। अगर आप इस डायग्राम को देखें, यहां पे वर्क डन की बात हो रही है ना, वर्क डन। अगर वर्क डन क्या आया है, मैं चाहता हूं कि 1 जूल वर्क डन मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, सही है? और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 मीटर होना चाहिए। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा? 1 जूल, 1 J। क्लियर? सो ये हमारे पास 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी 1 न्यूटन मीटर, सही है ना? और ये आपको पता चल गया है कि ये हमारे पास क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये वर्क डन हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? देखिए, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वी नो दैट व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? दोस क्वांटिटी व्हिच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी हमारे पास डायरेक्शन होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। क्लियर? लेकिन अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए कि ये वर्क डन तो हमारे पास वेक्टर आना चाहिए ना, जब मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तो जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या आना चाहिए? वेक्टर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास वेक्टर नहीं आ रहा है, सही? रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि ये वर्क डन हमारे पास क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी जो डिस्कशन है वो अभी हम डिटेल में करेंगे कि ये किस तरह एक स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, वर्क डन
ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा तो कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि जी ये वर्क डन किस तरह हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। यस ये हो सकती है। क्लियर। अगर आप लोग बुक में देख लें ऑन पेज नंबर 149, इसी पेज पर है हमारे पास, ये पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं, ये वाला। क्लियर। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा ना कि हमें तो पता है कि फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो वर्क डन है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है ना कि ये वर्क डन हमारे पास उसी डायरेक्शन में नहीं होता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर। अच्छा क्या हो जाता है, इस तरह होता है ना कि वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज के रीजन ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह हो जाता है कि ये फोर्स जो है ना ये कंप्लीटली परफेक्टली अप्लाई नहीं होता है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये हमारे पास एक बॉक्स था जिसका वेट था mg, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही थी, जो फर्स्ट वाला डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स का डायरेक्शन ये है ना, तो ये बॉडी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी। लेकिन जब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो फोर्स होता है वो परफेक्टली अप्लाई नहीं होता है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है। क्या मतलब ये है कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और मोशन किसी और डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अगर इस सिचुएशन में आप लोग देखें तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, सही है, और इसी तरह हमारे पास मोशन क्या हो रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि किस तरह ये हमारे पास फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। इसको हम लोग समझते हैं अभी डिटेल में। अच्छा लेट यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक वेट है, कोई सा भी वेट है, इसको हमने यहां से किसी थ्रेड के साथ अटैच किया है। क्लियर। ये कोई थ्रेड है, धागा वगैरह है, रस्सी है। क्लियर। अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये मैं लेता हूं पॉइंट ए और ये लेता हूं पॉइंट बी। क्लियर। अब जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्लियर, तो मैं इसको यहां से पुल कर रहा हूं, इस पॉइंट से मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। क्लियर। मतलब ये कि अपनी तरफ इस तरह खींच रहा हूं, सही है। बात चीजें ऐसे होती है ना, लेट से आप किसी चीज को जमीन के ऊपर से इस तरह
स्लाइड करके लेके आ रहे हैं तो हम उसको ऐसे पकड़ के ऐसे स्लाइड करते हैं ना जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली, क्लियर। तो मैं इसको इस तरह पुल कर रहा हूं, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, क्लियर। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, इसको मैं इस तरह स्लाइड करता हूं, अपनी तरफ पुल करता हूं इसको, तो होना तो ये चाहिए ना कि ये वेट जो है ना ये मेरी तरफ इस तरह आ जाए, इंक्लाइन में आ जाए ना, इसी लाइन में ये आ जाए, लेकिन ये इस तरह नहीं होता। ये वेट जो है ना डिस्प्लेस होगा हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा। ये वेट यहां से आ जाएगा हॉरिजॉन्टली, क्लियर, और यहां पे रुक जाएगा, क्लियर। सो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि मतलब फोर्स क्या हुआ, परफेक्टली अप्लाई नहीं हुआ। जिस डायरेक्शन में मोशन था, मोशन तो इस डायरेक्शन में हुआ है ना, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये वर्क क्या है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इस तरह देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन एक होती है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें वो बॉडी जो मोशन कर रही होती है उसका डायरेक्शन कुछ और होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वर्क डन हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स और मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या है, वो डिफरेंट होता है। सिंपली आप लोग ये भी ज़हन में रख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या मोशन लेने से ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, क्लियर। अच्छा, अब इसी हिसाब से इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम इस तरह लिख सकते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है। अगर आप इस को देख लेना तो हमारे पास एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन थी, सही है, ये हमारे पास उसकी मोशन की डायरेक्शन है, और आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, क्लियर। और आप लोगों को पता है राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस लेते हैं, क्लियर। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह लेंगे, मींस दैट कि ये फोर्स जो है ये एंगल पे डिपेंड करता है, मतलब कितना ज्यादा एंगल के साथ आप इस फोर्स को अप्लाई करते हो, कम या ज्यादा, कितने एंगल के साथ आप फोर्स को लेते हो, कम एंगल है या ज्यादा एंगल है, क्लियर। इसको आप कम भी कर सकते हैं और भी ज्यादा कर सकते हैं, क्लियर। तो वर्क डन इस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर एंगल इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, तो वर्क डन भी हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर एंगल डिक्रीज करता है, एंगल कम हो जाता है, तो वर्क डन भी हमारे पास कम होगा। ये आपको पता होना चाहिए, सही। अब cos थीटा हम क्यों ले रहे हैं, अगर आप लोग देखें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ा है, क्लियर, चैप्टर नंबर 3 में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा है। अब देखें
ये वर्क डन एक्स एक्सिस पर हो रहा है। वर्क डन किस पे हो रहा है, मोशन किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पर हो रहा है। क्लियर? सो हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमने वेक्टर में भी पढ़ा है और फिर भी रिवाइज कर रहा हूँ, ये आपके सामने बहुत दफा आएंगे सही ये चीजें कि हम cos थीटा क्यों ले रहे हैं, हम sin थीटा क्यों ले रहे हैं। क्लियर? सो cos थीटा हम इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास cos थीटा x एक्सिस पर मैक्सिमम होता है और आपको पता होता है कि मतलब x एक्सिस पर जो एंगल होता है वो क्या है, वो 0 है। क्लियर? 0 डिग्री। सो cos 0 जो है ये हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक? अगर एंगल हमारे पास 0 हो जाए, अगर एंगल हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल आ जाए, मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एंगल 0 आया है, तो क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास जो वर्क डन होगा, अब देखें cos 0 हमारे पास 1 के बराबर है s f। सो f s shows maximum work, maximum work done। This expression shows maximum work done when angle is equal to 0। अगर आप लोगों के पास ये एंगल 90 के इक्वल आ जाए, सही, एंगल अगर 90 के इक्वल आ जाए तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और अगर आप इसी एक्सप्रेशन में W इज इक्वल टू fx cos 90 पुट करेंगे और fx अपनी जगह पे, s भी अपनी जगह पे, cos 90 की जगह 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वर्क डन विल बी 0। 90 एंगल पे हमारे पास वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। आप कोई भी वर्क डन करें ना, तो अगर आप लोग बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं फोर्स इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन नहीं होगा। 90 एंगल पे अगर आप इस पे वर्क डन करेंगे तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सो 90 एंगल पे हमारे पास वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमम वर्क डन हमारे पास 0 पे क्या होगा, cos 0 पे मैक्सिमम वर्क डन होगा। इसी तरह 180 पे आप लोग चेक कर सकते हैं, 45 पे आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन मैक्सिमम 0 पर होगा और 0 वर्क डन किस पे होगा, 90 पे होगा। बाकी आप लोग डिफरेंट एंगल से जब वर्क डन करते हैं तो वो डिफरेंट वैल्यूज की आ सकती हैं। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।